Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जनाब रमाकांत यादव जी मंच पर आए हुए हमारे वालिद साहब के अजीज मरहूम दोस्त जनाब पंडित सिंह जी के सुपुत्र बड़े भाई, हमारे अतरौलिया से विधायक और बड़े भाई जो मुझे दौड़ के कहां से लेकर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग्राम भाई। मंच पर बैठे सभी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के घटक दलों के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता और नेतागण यहां पर अपना कीमती वक्त देकर मेरा इंतजार करते हुए यहां बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे वालिद जनाब मुख्तार अंसारी साहब के हमसफर साथियों, मेरे जोशीले नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों और मेरी आवाज अगर मेरी माओ बहनों तक पहुंच रही है, मेरी माओ बहनों, मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूं। देखिए, ये लोकसभा का पर्व है और इस पर्व को जीने आज हम यहां सब बैठे हैं, क्योंकि हम इस आजमगढ़ की जिस सरजमी पर खड़े हैं, यह आजमगढ़ की सरजमी एक ऐतिहासिक सरजमी है। ये उलमाओं की सरजमी है, ये शहीदों की सरजमी है, ये वीरों की सरजमी है। इस सरजमी की एक खासियत है कि इस सरजमी ने अपने ऊपर कभी भी किसी सांप्रदायिक, सामंतवादी, फिरका परस्त, मनोवादी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी ताकत को कभी पनप में नहीं दिया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा के चुनाव का जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा आपने मारा कि अभी तक उसकी गूंज उनके कानों में गूंज रही है। 10 विधानसभा की सीट है यहां और 10 की 10 समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दिया। मैं सलाम करता हूं आपके इस जज्बे को। मुझे बेहद खुशी होती है कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो निशानियां छोड़ी हैं, उन निशानियों की हिफाजत के लिए हम कितने समझदार हो चुके हैं। हम राजनीति में भी समझदार हैं, हमें पता है हम सुनते सबकी हैं, करते अपने। हमें पता है कि किसका साथ देते हैं तो हमें फायदा पहुंचेगा, किसका साथ नहीं देंगे तो हमें फायदा पहुंचेगा। मैं अगर रोशनी डालूं इस लोकसभा के उपचुनाव पर तो बड़ा इंटरेस्टिंग उपचुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में एक इतिहास बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने भी। आपको मालूम है क्या इतिहास है? बहुजन समाज पार्टी हमारे देश में जानी जाती थी कि बाई इलेक्शन का चुनाव कभी नहीं लड़ती, कभी कोई बाई इलेक्शन का चुनाव नहीं लड़ती थी, मगर इस बार मजबूरी थी। अभी आएंगे उस मजबूरी पर भी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 के चुनावों में MIM नाम की एक पार्टी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिस वजह से आज बिहार में हमारी सरकार नहीं। हम वहां बिहार में जो ठोकर खाए उससे हम संभल गए और संभल करके इस पूरे चुनाव में हमने उन्हें विधानसभा के चुनाव में पूछा नहीं, अपने ऊपर गोली तक चलवानी पड़ गई, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी पार्टी से हमारे बहुजन समाज पार्टी के चचा जनाब गुड्डू जमाली साहब MIM से इस सरजमी से चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने बहुत प्यार दिया, दुआएं दी, मगर वोट नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि हम सियासी तौर पर समझदार हो चुके। अब हमें कोई ऐसे ठग ले जाए इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। और हमारी गलतियों से जब एक बार वो कुर्सी पर यजीद और फिरौन की औलादें बैठ गई तो हमें ये एहसास हो गया कि अगली बार हम गलती करेंगे तो शायद गलती करने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए आखिरी के 2 या 3 दिनों में सबने ये फैसला किया कि नहीं, हम अपनी वोट की ताकत को ऐसे बट करके फिरका परस्ती के माहौल को ऐसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और सब एक साथ हो गए और आज मंच पर हमारे विधायक बैठे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, इनको आपने जिता दिया। अखिलेश भैया ने 3 बजे से जो शुरू किया है हमें फोन करना, तो 11:25 पे लास्ट बात हुई। मगर क्या करते थे, दूसरी विधानसभा में 16 कार्यक्रम लगे हुए थे और 16 कार्यक्रम आप जानते हैं थोड़ा वक्त लग जाता है करने में। मैं आपके बीच में देर से आया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, मगर उस देर से आने के बावजूद जिस मोहब्बत से आप लोगों ने इस सरजमी पे मेरा इस्तकबाल किया है, मैं उसके लिए सलाम करता हूं आपके लिए और शुक्रिया अदा करता हूं और एहसानमंद हूं आपका कि मुझे आप लोगों ने सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी देर रात तक मेरे लिए यहां बैठे रहे। देखिए, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह पेश आ रही है। मेरी पूरी की पूरी दिल से दुआ है गुड्डू जमाली चचा की कि अल्लाह उन्हें समझ दे, इस बात की समझ दे कि एक के पद पर बैठने से ज्यादा जरूरी है जो पद पर बैठे उनको हटाया जाए। हम एक बैठकर क्या कर लेंगे, और वो भी उस पार्टी से जहां सांस भी लेने से पहले पूछना पड़ता है। मैं तो वहीं से होकर आया हूं ना, हमारे यहां चाचा बैठे हैं, ये भी होकर आए हैं, तो हम जानते हैं वहां क्या माहौल होता है। हमारा तो इसलिए टिकट काट दिया जाता है कि हम खुद मुख्तार हैं, गुलामी नहीं बर्दाश्त करते, ना कभी की ना कभी करेंगे, इसलिए हमारा टिकट काट दिया। मगर शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच से अपनी मऊ की आवाम का कि 50,000 वोटों से जिता करके भेजा है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुखिया एड़िया रगड़ रगड़ कर परेशान हो गए। सारे ठकोसले मुकदमे सब कुछ लगा दिया, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर मऊ में चले हैं उतना पूरे देश का टोटल भी कर लीजिएगा तो नहीं चले होंगे। मगर वारे मेरे मऊ की आवाम सर पर बैठाया, अपनी दुआओं से नवाजा और आज आपके सामने एक विधायक के तौर पर खड़ा और गुजारिश कर रहा हूं कि आज का ये चुनाव हमें इस बात को सोचने का चुनाव है कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें एक रास्ता दिखाया था कि इस आजमगढ़ की सरजमी पर फिरका परस्त, सांप्रदायिक, सामंतवादी, मनोवादी, संविधान के विरोधी और लोकतंत्र विरोधी ताकत को न कभी पनपने दिया था, न कभी पनपने दिया है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी कभी पनपने नहीं। ये मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब की, ये मिसाल है। आसपास के इलाकों में कहा जाता है कि अगर सीखना है तो आजमगढ़ के लोगों से सीखो। क्या क्या नहीं जुल्म हुआ पिछले 20-25 सालों में इस आजमगढ़ की आवाम में और क्या क्या खिताब नहीं दिए गए, मगर वारे आवाम हर खून का घोट पीती रही, फैसला वही किया जो उसको करना चाहिए था। इस मिट्टी को तो वैसे भी समाजवादियों की मिट्टी कहा जाता है। आदरणीय नेताजी को आपने चुनकर अपनी आवाज बनाकर भेजा, आदरणीय अखिलेश जी को आपने अपनी आवाज चुनकर भेजा,
अब विरोधी कहते हैं कि आपने तो जिता दिया था, उन्होंने आपके जीते हुए मैंडेट को ठोकर मार दिया, इस्तीफा दे दिया। कहते हैं ना, आपको मालूम है हमारे लोकतंत्र में एक निजाम है जिस निजाम को कहते हैं एक व्यक्ति 2 पदों पे काबिज नहीं रह सकता। और हम सब विधायक जितने बैठे हैं यहां जो नहीं है, हम सब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहा, हमारे ओम प्रकाश राजभर चाचा ने कहा कि अखिलेश जी आप अपने लोकसभा के पद से इस्तीफा दीजिए और आप करहल से चुनाव जीते हैं, आपको नेता प्रतिपक्ष बनना होगा, जनता की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश के मुखिया के सामने बोलना होगा। उन्होंने कबूल किया और लोकसभा के पद से इस्तीफा लेकर के आज अपने भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को आपके बीच में भेजा। धर्मेंद्र भैया की एक खासियत है, ये खासियत ये है कि ये आदरणीय अखिलेश भैया के भाई नेताजी जैसा जिगर रखते हैं, चाचा जैसी मेहनत करते हैं। ये तीनों का गठजोड़ यहां बैठे हुए हैं। आपको ऐसा एहसास होगा जब ये आपके बीच में होंगे तो सांसद सा एहसास नहीं होगा, ऐसा लगेगा अपने ही मोहल्ले का कोई साथी, कोई भाई आपकी परेशानी पूछने आया है। यही इनकी खासियत है, ये किरदार है, ये मासूमियत का किरदार है, ये शराफत का किरदार है। ये किरदार आपको पसंद आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, उस प्रत्याशी के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप तो उनके बारे में ज्यादा कुछ उतना नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे जिले से आते हैं, मेरे गाजीपुर से आते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तब से उनको देख रहे हैं। भैया जब घर में छोटे मोटे प्रोग्राम हुआ करते थे तो बुलाया करते थे, हम भीड़ को रोके रखते थे, अच्छा गाते हैं, उछल उछल के गाते हैं, बहुत देर तक गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज में गाते हैं, तो बहुत देर तक हमारे घर परिवार के कार्यक्रमों में आके नाचा करते थे, गाया करते थे, भीड़ को रोके रखा करते थे। फिर भैया की नजर पड़ गई उन पर, अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया ने देखा ये तो बड़ा मेहनती लड़का है, तो अखिलेश भैया ने 2-4 लोगों को फोन किया, 2-4 भोजपुरी पिक्चरों में गाना दिलवा दिया। जो नाम मिला है वो उन्हीं का दिया हुआ नाम। अब वो नाम भी मिल गया, शौहरत भी मिल गई, तो सबका पेट इतना अच्छा नहीं होता कि हजम कर ले। हजम नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने ही ताल ठोक दिया। मगर मैं फिर से आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने उस चुनाव में भी ऐसी करारी हार दी थी कि मुंह काला हो गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, जब चेहरे पे कालिक लग जाती है तो वो चेहरा नहीं आईना देखना बंद कर देते हैं, और आईना देखना बंद कर दिया, दोबारा लौट कर आ गए। अब दोबारा लौट कर आए हैं तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, और अगर ये मेरी गुजारिश कबूल कीजिएगा तो तालियों से जरा बुझाइएगा ताकि पता भी चले। मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव में ऐसा हराइए कि कालिक नहीं, एक जोरदार तमाचे का एहसास हो, और वो तमाचा ऐसा हो कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आए और घंटी बजे फिर से आकर सिंबल ले जाओ तो कानों में सीटी इतनी गूंजती रहे कि घंटी की आवाज ना सुनाई, और प्रत्याशी ना मिले यहां चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि ये उलमाओं की सरजमी बड़ी खूबसूरत सी सरजमी है। ये तो एक खूबसूरत सा बगीचा है, देखिए ना कितना खूबसूरत बगीचा है। हर जाति, हर धर्म, हर रंग, हर रूप के पौधे खिले हुए हैं। यहां आम के दरख्त हैं मीठे मीठे, तो साथ ही में पेड़ के दरख्त भी हैं। यहां पर कांटेदार पेड़ हैं तो साथ में गुलाब का, चमेली का और गेंदे का फूल है। ये सारे जब एक साथ मिलते हैं तो ये चमन कितना खूबसूरत लगता है। मगर आज जो साहिब मसनद हैं उनके दिमाग में कुछ और चलता है। वो इस पूरे चमन को एक रंगा बनाना चाहते हैं, हमारे तिरंगे को एक रंगा बनाना चाहते हैं,
हमारे आबाओ अजदाद की खून की आहुतियों को, जो उन्होंने अपनी शहादतें दी है, उन शहादतों को भुला करके इस देश को सांप्रदायिकता, सामंतवाद के जाल में पिरोना चाहते हैं। आप बताइए, क्या इसकी आप इजाजत देंगे? कभी देंगे? अगर नहीं देंगे तो हमें इस बार ये सोचना होगा कि जो थोड़ी बहुत हमारे बीच में कमियां रह गई हैं, उन कमियों को भी दूर करना। मैंने एक किताब पढ़ी थी, आलमी जंग तीसरी, उसकी तीसरी किताब में लिखा था कि जब जब हम फिरकों में बटेंगे, जब जब हम अपनों से लड़ेंगे, जब जब हम इंसानियत को भूल जाएंगे, तब तब ऐसा निजाम बनाया जाएगा कि जालिम बादशाह की हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत करी जाएगी, ताकि उसके जुल्म और जबर से हमारे अंदर खुदा का खौफ पैदा हो और दोबारा से हम मुत्तहिद हो सके। आज ये यजीद और फिरौन के औलादे उस कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि आज हमको एहसास हो कि आज वो उस कुर्सी पर अगर बैठे हैं तो हमारी अपनी गलतियों से बैठे। कल अगर हम आपस में बटे ना होते, फिरकों में लड़े ना होते, इलाकों में रंग रूप और भाषा में बदले ना होते, तो आज ये उस कुर्सी पर बैठ करके हमारे घरों पर बुलडोजर ना चला रहे होते, हमारे संविधान पे बुलडोजर ना चला रहे होते, ये छोटे छोटे नौजवान बच्चों की पीठ पे डंडे ना बरसा रहे होते, अगर कल हम सो ना रहे होते। मगर देर लौटे दुरुस्त लौटे। हमें ये फैसला कर लिया कि आज हम मुत्तहिद हैं और हम इस आजमगढ़ की जो सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, उसको साथ लेकर के चलेंगे और ऐसा एहसास दिलाएंगे आगे आने वाली 23 तारीख को कि उस घमंडी सरकार के घमंडी लोगों को, जो जनता के आशीर्वाद से चुनकर सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते हैं और जनता की नहीं अपने मन की बात करते हैं, उनको एहसास दिलाना होगा। आज तक जितने भी कानून इस देश में लाए गए, जितने भी कानून इस देश में लाए गए, सारे कानून जनता ने नकार दिया। शुरुआत नोटबंदी से किया था, कहा था काला धन लौट कर आएगा। काला धन तो लौट कर नहीं आया, मगर जो बच्चा नौकरी पर था वो लौट कर जरूर घर वापस आ गया। उसके बाद जीएसटी लाए, यहां मेरे व्यापारी भाई हैं, कहा कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, 1 नेशन 1 टैक्स हो जाएगा। आज तक इनकी कमर जो टूटी है, सीधे खड़े नहीं हो पाए। फिर उसके बाद सीएनआरसी का दंश हमारे देश के माइनॉरिटी के ऊपर मारा, जिससे आज तक हम उभरते हैं। उसके बाद 370 हटाया, कश्मीर को आग में झोंक दिया, लॉकडाउन लगा करके हमारी हजारों लाखों की तादाद में मां बहनों की जान ले ली, बड़े बुजुर्गों की जान ले ली। कोरोना में लाखों गरीबों की जान दवा के अभाव से चली गई। 21वीं सदी में किसी ने सोचा था कि हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे? अरे बेशर्मो, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं है ये भारत ये बहुत शरीफ है, इतना शरीफ है कि अंग्रेजों को यहां से वापस भगा दिया। और तुम तो उनके चमचे हो, तुम्हें 70 साल हाफ से फुल पॉइंट में आने में लग गया, 70 साल, और तुम देश को 10 साल में बदलने की बात करते हो। हाँ, तुमने बदला तो है मेरे देश को। जो 2 भाई राम और रहीम एक साथ चला करते थे, आज उनके बीच में तुमने दूरी पैदा करने का काम किया है। मगर हम सब एक साथ मिलकर के फिर से इस चमन को हरा भरा करेंगे, इसकी आज हम यहां से कसम खाकर चलेंगे। मेरे दोस्तों, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.